उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच लगभग सभी बड़े दलों ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और अलग अलग दलों में नेताओं के आने का सिलसिला भी चल रहा है। ऐसे में अब उम्मीदवारों के नाम पर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर हमला बोला है। कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने आज लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इसी दौरान यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि दंगा करने वाले समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं, जबकि दंगाइयों को पकड़ने वाले बीजेपी में शामिल होते हैं। लखनऊ से ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी की लिस्ट में सामाजिक न्याय के हर प्रतीक को शामिल किया गया है, जबकि समाजवादी पार्टी सत्ता में अपराधियों को लेकर शोषण का प्रतीक बनाने का काम करती है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम, वो बेल पर है। एक जेल में, एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने पर ट्वीट किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि यूपी का शानदार पुलिस अधिकारी बीजेपी में आ रहा है और यूपी के नामी गुंडों, अपराधियों को सपा गठबंधन से टिकट दे रहा है। जनता सब देख रही है। असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमला बोला है और यह कहा कि उनको जहां से भी टिकट मिलेगा, जमानत जब्त होगी। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा, उनको टिकट देंगे। कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव का यह कहना है कि अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है तो उनके परिवार के उस सदस्य को टिकट देंगे जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा, उनको टिकट देंगे। और यूपी के मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। दारा सिंह चौहान के साथ कई और नेता भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर एक बार फिर निशाना साधा और कहा कि उनकी पार्टी ने उन्हें पहले ही घर भेज दिया है और हम पूरी तरह से घर भेजेंगे। अखिलेश यादव ने मकर संक्रांति पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिचड़ी खाने पर भी तंज किया। तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। और इसलिए भी जरूरी है कि लगातार झूठ का सहारा लिया। कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। एक दूसरे का साथ देकर के हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की पॉलिटिक्स करेंगे, खुशहाली की पॉलिटिक्स करेंगे और हमारा आपका वो जो सामाजिक न्याय है वो खुशहाली वाला है, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने वाला है। न जाने कैसे दिखाएं, झूठे सर्वे में न जाने क्या क्या दिखाएंगे। ये झूठे सर्वों में क्या क्या दिखाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत हम लोग सब जानते हैं। सर्वे में ये कुछ भी झूठे में दिखाएं, लेकिन सच्चाई में हम लोग जानते हैं कि जमीन पे ये कूटे जा रहे हैं और इतने कूटे जा रहे हैं कि हिम्मत नहीं पड़ रही है कि किस उपलब्धि को बताएं। इस मौके पर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए यूपी के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने बीजेपी पर हमला बोला और यह कहा कि पिछड़ों के खिलाफ साजिश के विरोध में
उन्होंने मंत्री पद छोड़ा और अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। उनको अनाज दे करके, कुछ छोटे छोटे चीजें दे करके गुलाम बनाने की, हमेशा लालच दे करके जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। गोरखपुर से सीएम योगी की उम्मीदवारी पर यूपी बीजेपी ने एक ट्वीट किया है और ये लिखा है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। बुआ, बबुआ और मिस वाड्रा जी को जनता को बताना चाहिए कि आप किस किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं या हार के डर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये यूपी बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने न्यूज 18 से बातचीत में ये बताया है कि यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर बात की थी। समाजवादी पार्टी के अलावा वो कांग्रेस से गठबंधन करेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी उन्होंने अभी कुछ भी साफ नहीं किया। सुनने में आ रहा है कि प्रियंका गांधी जी से भी आपकी बात चल रही है, उनसे भी बैठक होने वाली है। अगर यहाँ बात नहीं बनी तो क्या प्रियंका गांधी के साथ गठबंधन करेंगे कांग्रेस के साथ? देखिए, ये निर्णय पार्टी कोर कमेटी का है और पार्टी कोर कमेटी अपना काम कर रही है। वो बाकी सभी विपक्षी दलों से एकजुटता के लिए बात कर रही है। जो मेरे ऊपर आदेश आएगा मुझे बताया जाएगा, मैं वो मीडिया के सामने कल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख दूंगा। मेरा एक मत है कि मैंने अपनी तरफ से सारे प्रयास किए, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, उत्तर प्रदेश सरकार में आरक्षण का जो नियमावली है संवैधानिक, उसका हनन हुआ और तमाम तरह की मुसीबतें, हाथरस जैसा मामला हम देखा, उन्नाव जैसा मामला हम देखा, कानपुर जैसा मामला, प्रयागराज जैसे मामले हुए, शब्बीरपुर जैसे मामले हुए। मुझे अपने लोगों की चिंता, 2 अप्रैल जैसे मामले हुए, हमारे लोगों मुकदमे हुए, तो मुझे अपने लोगों की चिंता। मेरा सिर्फ यही एक ही मत था कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में ना आए। अच्छा, ये भी तो प्रयास ये रहेगा कि एक मजबूत विकल्प बने। अगर आज शाम तक कुछ जवाब नहीं आता तो एक मजबूत विकल्प बने और उस विकल्प के जरिए हम भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल करें। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जब आपको 48 घंटे का समय था कि 48 घंटे में फैसला सुनाया जाएगा, तो उससे पहले ही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, उससे पहले ही आप कह देते हैं कि दलितों के साथ अखिलेश यादव नहीं है, तो निगेटिव मैसेज नहीं जाता है? आपको नहीं लगता कि 48 घंटे का जब समय था तो इंतजार करना चाहिए था, थोड़ा सब्र रखना चाहिए था, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उसके बाद ये बोलते? मीडिया को कुछ भ्रमित जानकारी है। कल ही मैंने बात करके मीडिया के सामने ही 48 घंटे का समय सुनिश्चित किया है। अच्छा, मैंने सुनिश्चित किया है। 48 घंटे का आपने बात करने के बाद 48 घंटे का समय उनको और दिया है। मैंने कल मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने समाज को भी मुझे बताना था, मीडिया को मुझे बताना था, अपने वर्करों को बताना था। मैंने 48 घंटे का समय सुनिश्चित किया है कि हम 48 घंटे इंतजार करेंगे। अभी कुछ आया? वही कह रहा हूँ, कुछ भ्रमित खबर न्यूज मीडिया को, तो मैं उसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। तो आज वो समय लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं और जिस समय मैंने पीसी की थी उसके लगभग उतने समय बाद, यानी कि 48 घंटे हो जाएंगे। तो मैंने कल 12 बजे का समय आपको इसलिए दिया। तो कुछ पॉजिटिव रिप्लाई कुछ आया है अभी? कोई बात हुई? सारी चीजों के लिए अब मैं तो अपना काम कर रहा हूँ जो पार्टी ने मुझे दे दिया है, पार्टी ऑफिस पे बैठ के। बाकी काम पार्टी कोर कमेटी दे रही है। जैसा उनका आदेश आएगा, अगर वो सिंगल लड़ने को सिंगल जाएंगे, किसी के साथ गठबंधन करके आएंगे और वो बताएंगे इन विषयों पे हमारी बातचीत, तो उस पर जाएंगे। चंद्रशेखर जी, आखिरी सवाल जो जनता जानना चाहती है, अगर आपका किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होता है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई अन्य दल, तो क्या आप लोग अकेले चुनावों में जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप सभी सीटों पे उत्तर प्रदेश की अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में है? क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ चुनाव संगठन लड़ाता है और जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन बनाया है, उन्होंने पन्ना प्रमुख बनाया, उससे भी नीचे हमारा संगठन है जिसको हम जो विश्वास मित्र कहते हैं, जो लगभग मुश्किल से 10 घरों के ऊपर हमने बनाया, जो 10 घरों से कोऑर्डिनेट रहता है। तो हमारे पास संगठन है और इसका प्रमाण हम हमेशा सभी मामलों में आंदोलन करके, धरने प्रदर्शन करके, अपनी बात को पहुंचा के, साइकिल यात्रा के लिए दे चुके हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। बताया यह गया है कि यह समाजवादी पार्टी
कार्यकर्ता अलीगढ़ की छर्रा सीट से अपने लिए टिकट की मांग कर रहा था, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर उसने अपनी जान देने का फैसला किया और पेट्रोल लेकर पार्टी दफ्तर के बाहर पहुंच गया। इसी दौरान वहां कुछ पुलिस वाले मौजूद रहे थे, जिन्होंने पेट्रोल डालकर जान देने की कोशिश कर रहे इस शख्स को आग लगाने से पहले ही पकड़ लिया। ये तस्वीर आप देखिए, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर किस तरीके से ये कार्यकर्ता यहां पर पहुंचा, जान देने की कोशिश की, आत्मदाह की कोशिश की, क्योंकि ये कार्यकर्ता टिकट की मांग कर रहा था, जिससे समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरा नहीं किया गया और ऐसे में आत्मदाह की कोशिश करता हुआ ये कार्यकर्ता, जिसे रोक लिया गया पुलिस वालों की तरफ से। ये पूरा का पूरा मामला समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर हुआ। अरे बात करने दो। पेट्रोल क्यों डाला? अरे हमने पार्टी के लिए अपनी पूरी जवानी लगा दी, हमें टिकट नहीं दिया। समाजवादी ठाकुर आदित्य जरूरी समाजवादी मेरा नाम है। कहाँ से रहने वाले हैं? विधानसभा 74 छर्रा से। क्या मामला है? चलिए चलिए, गाड़ी की कहाँ है? कहेंगे क्या? पुलिस थाने की गाड़ी बुलाओ ना यार, थाने की गाड़ी ले आओ। कहाँ से टिकट मांग रहे थे आप? विधानसभा 74 छर्रा से। ठाकुर आदित्य जरूरी, ठाकुर तेजवीर से। हम लोग 5 साल से पार्टी के लिए जमीन पे खूब काम किया हमने। हमारे पास हजारों अलीगढ़ में विधानसभा 74 छर्रा। गाड़ी थाने की मंगाओ ना यार जल्दी। किसको दे दिया टिकट वहाँ से? आपका नाम क्या है? ठाकुर आदित्य जरूरी समाजवादी। ठाकुर आदित्य जरूरी समाजवादी। मिल गया टिकट वहाँ से? अरे मुंह में चला गया पेट्रोल। तुम लोग विधायक थे? अरे अब बस हटाओ, रुक जाइए, उल्टी हो जाएगी। रुक 2 मिनट के लिए भैया, रुक जाइए। मैं यहाँ आत्महत्या करूंगा, हर हालत में करूंगा। आप रोक लो, आप थाने में बंद कर दो। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में बीजेपी पर ही हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि पता करना पड़ेगा कि कहीं ये बीजेपी की कोई साजिश तो नहीं। अभी हम जानकारी कर लेंगे कि वो असली आदमी, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती थी चुनाव से पहले। इस तरह के घटनाएं, इस तरह के नाटक, इस तरह के बदनाम करने के लिए ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा होगा। देखिए तो चुनाव तो होने दो, अभी तो शुरुआत ही है। और देखिए, चुनाव में टिकट के लिए ये पहली बार नहीं हुआ है। टिकट जब नहीं मिलती है और मिल जाती है तो कई कार्यालय फूके जाते हैं, पिटते हैं, कुर्सियां तोड़ी जाती हैं। ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज गोवा चुनाव के लिए पार्टी की 13 पॉइंट एजेंडे का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा का हाल पिछली सरकारों ने बेहाल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की तरफ से सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत 13 पॉइंट एजेंडे का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि अगर गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हर परिवार को 5 साल में कुल 10 लाख का फायदा होगा। उनका एक तो दुख है कि रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन जो ज्यादा बड़ा दुख है वो ये कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। सबको मालूम है कि नौकरियां कम हैं, लेकिन वो कम नौकरियां गलत तरीके से रिश्वत लेके या सिफारिश के जरिए गलत लोगों को दी जा रही है। देयर इज नो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबरी का हक नहीं मिल रहा। गोवा में सरकार बनेगी, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे और बच्चों को रोजगार देंगे, सबको रोजगार देंगे। जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अरविंद केजरीवाल के दावों और वादों पर बड़ा हमला बोला। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान प्रमोद सावंत ने दावा किया है कि केजरीवाल को गोवा के बजट की जानकारी नहीं है और इसीलिए वो घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं। प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा कोई प्रयोगशाला नहीं है और यहाँ की जनता समझदार है। गोवा के चुनावी माहौल पर बात करने के लिए मौजूद हैं गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी। डॉक्टर साहब, गोवा में हर बार गोवा की पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां या रीजनल पार्टीज रहती थी, इस बार तो कई नए खिलाड़ी भी वहां पर ताल ठोके हुए हैं। परेशानी में है बीजेपी बिल्कुल परेशानी में नहीं है। लोगों को लग रहा है कि गोवा एक प्रयोगशाला है, लेकिन गोवा के लोग बहुत समंजस है। गोवा के लोग एडुकेटेड हैं, जो सबको जो इलेक्शन पीरियड में ही वहाँ आते हैं उनको पहचानते हैं और इस तरह से कोई आने के बाद भी कोई असर गोवा के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं पड़ने वाला है।
आप दिल्ली में आज, और दिल्ली के मुख्यमंत्री आज गोवा में, उन्होंने गोवा में प्रेस वार्ता की है कि गोवा में उनकी सरकार बनेगी तो युवाओं को जो बेरोजगार हैं 5,000 रुपए महीना मिलेगा, लड़कियां जो 18 साल से ऊपर है उन्हें 1,000 रुपए मिलेगा, करीब करीब वो कह रहे हैं कि गोवा के हर परिवार को हर साल 2 लाख रुपया मिलेगा, यानी 5 साल की उनकी सरकार में 10 लाख रुपए मिलेगा। मुझे लगता है उन्हें गोवा का बजट देखा नहीं है। गोवा का बजट इसी तरह से वो बांट के लोगों को देने की बात कर रहे हैं। गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी बात वो नहीं कर रहे, क्योंकि उनको मालूम है गोवा में उनकी सरकार कभी आने वाली नहीं है। तो फिर इस तरह से बात करने के लिए बहुत इजी है, इसीलिए तो वो खुद बात करते हैं। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए भी इस तरह से बात करने से पहले उन्होंने सबसे पहले कितने कॉन्टेस्टेंट वहाँ कितने जगह पे वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं वो पहले उन्होंने डिक्लेयर करना चाहिए। कुछ जगह पे तो उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, खुद की मेरी सीट पे उन्होंने अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं सर कि जो पैसा है वो जो भ्रष्टाचार गोवा में है उसे कंट्रोल करके वो पैसा बचाएंगे और वो पैसा गोवा के लोगों को देंगे। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि उन्होंने पहले गोवा में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। उनकी दिल्ली सरकार वो खुद पहले देखे और गोवा की बजट पहले देखे, क्योंकि राजधानी में होते हुए उन्हें बड़े बजट साइज की आदत पड़ी है, इसलिए वो विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन इन द बजट वो बांटते जा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने 30 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पहली लिस्ट 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पहली लिस्ट उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी की गई है। एसपी की तरफ से उम्मीदवार तय कर लिए हैं 30 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने। ये बड़ी जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी ने अपने 30 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो कि सीधे तौर पर बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में उत्तराखंड के सियासी समीकरणों को बिगाड़ने के लिए या फेरबदल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में एंट्री करते हुए 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कौन कौन से चेहरों को शामिल किया गया है, किन किन पर भरोसा जताया गया है, वो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल 30 उम्मीदवार यानी कि 30 चेहरे फाइनल हो चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से 30 सीटों पर। ये पहली लिस्ट उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट से पंडित विजय बहुगुणा को टिकट दिया गया है। मथुरा के वृंदावन से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है। आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी उम्मीदवार देवेंद्र अग्रवाल और उनके समर्थकों ने पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया। कार्यालय उद्घाटन के दौरान भीड़ जुटाने के मामले में पुलिस ने देवेंद्र अग्रवाल के साथ ही उनके करीब 125 समर्थकों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। देवेंद्र अग्रवाल 2012 से 2017 तक सादाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं। देवेंद्र अग्रवाल ने प्रशासन पर दबाव में कार्रवाई का आरोप लगाया है। तो कोई आचार संहिता का उल्लंघन किया ही नहीं है। ये लोग प्रशासन के लोग हैं, जबरदस्ती बीजेपी के दबाव में हम लोगों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो वो गलत कार्रवाई कर रहे हैं। हमने आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया। हमारे कार्यक्रम में कोई भीड़ नहीं थी, कोई आदमी। हम जब यहाँ प्रत्याशी हैं तो हमसे तो लोग मिलने आएंगे कार्यकर्ता, तो हम किसी कार्यकर्ता को भगा थोड़ी सकते हैं। जब कोई मिलने आ रहा तो मिलने आ रहा है। हमने परमिशन के लिए डाल दिया 3 दिन पहले कि हमें परमिशन दीजिए। प्रशासन का काम है कि हमें परमिशन दे। भाई अगर वो प्रशासन परमिशन नहीं देगा तो नेता क्या सड़क पे खड़ा हो जाएगा। हम तो सड़क पे लोग मिलने आएंगे, हम क्या किसी को भगा थोड़ी देंगे। जानबूझ के नहीं देगी परमिशन। हमें अभी तक जानबूझ के परमिशन दी नहीं गई। हम तो परमिशन मांग रहे हैं, हमें परमिशन नहीं दी। हम पे लिखित में आर्डर है। तो 5 राज्यों में चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है, लेकिन सबसे अधिक सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हलचल है। सियासी दलों के साथ ही यूपी में आयोग और प्रशासन भी एक्शन मोड में है। कहीं नियमों के उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी हो रहे हैं, तो कहीं चेकिंग के दौरान कैश बरामद हो रहे हैं। वहीं पुराने मामले में फरार नेताओं पर कोर्ट का भी एक्शन जारी है। समाजवादी पार्टी दफ्तर में कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले में आज पार्टी को जवाब देना होगा। चुनाव आयोग ने कल समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी किया था और 24 घंटे में जवाब मांगा था। 14 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई विधायकों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और इसी दौरान समाजवादी पार्टी दफ्तर में
बड़ी संख्या में भीड़ जुटी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने गौतमपल्ली थाने के इंस्पेक्टर को तो फौरन सस्पेंड कर दिया था। वहीं एसडीएम और एसीपी की रिपोर्ट के आधार पर समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी किया था, जिसका आज जवाब देना है। और कानपुर में बीएसपी नेता की गाड़ी से 50 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी रकम मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। ये मामला तब सामने आया है जब कानपुर पुलिस शहर के रामादेवी चौराहे पर एक तलाशी अभियान चल रहा था और इसी तलाशी अभियान के दौरान बीएसपी नेता शमसुद्दीन रानी की स्कॉर्पियो गाड़ी से 50 लाख रुपए बरामद हुए। मामला सामने आने के बाद इनकम टैक्स और अन्य टीमें जांच में जुट चुकी है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के संभल से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक मोटरसाइकिल सवार चालान काटे जाने से इतना भड़क गया कि उसने पुलिस वालों को ही धमकी दे डाली। दरअसल उसने हेलमेट नहीं लगाया था, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने उसे रोक लिया और इतना होते ही उसका पारा चढ़ गया, जिसके बाद उसने किसी को फौरन फोन लगाया और पुलिस वाले को धमकाने लगा। पुलिस वालों से बदसलूकी का वीडियो वायरल होते ही आरोपी पर एक्शन ले लिया गया। जिले के एसपी ने यह बताया है कि धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि मामले के तूल पकड़ते ही आरोपी युवक ने एक वीडियो जारी कर अपनी इस हरकत के लिए माफी भी मांगी। आपको क्या खाओगे? जितना बढ़ा के चालान काटना है इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज का काट लो। तो अब क्या करो, खा जाओगे मुझे? ये वक्त बताएगा जब सरकार आएगी तो। मनमानी कर रहा हो ना तुम लोग। अगर सरकार आए ना फिर भी हेरा, फिर क्या होगा? ये वक्त बता देंगे। ये तो हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे संभल। ठीक है, संभल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। तो अपनी तैयारी कर दो चलने की। मैं तो यही रहूंगा। बस वो बता देंगे हम तुम्हें। ठीक बता देंगे। आज सुबह थाना कोतवाली संभल में एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद अशरफ है, ये मियाँ सराय का रहने वाला है, इसको निरोधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा ट्रैफिक चालान होने पर उपस्थित पुलिस वालों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया था। इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 3 दिन पहले की जो वीडियो वायरल हो रही है, मेरा पूर्व में पहले भी चालान हो गया था और फिर मेरा चालान हो रहा था, तो मैं तैश में आ गया था और मैंने जो भी अल्फाज मैंने कहे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मैं तो सिर्फ ऑल इंडिया जमीयतुल उलमा का एक पदाधिकारी हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से बाहर आते ही अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। अब्दुल्ला आजम ने दावा किया है कि अखिलेश यादव 200% मुख्यमंत्री बनेंगे। अब्दुल्ला आजम ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि वो बड़े नेता हैं और उनके आने से पार्टी को फायदा होगा। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा 200%। आजम जी का कोई संदेश अखिलेश जी के लिए? बस उन्होंने अपनी मोहब्बतें दी हैं, अपनी दुआएं दी हैं, अपना प्यार दिया है और अपनी दुआएं दी हैं कि खुदा करे आने वाली 10 तारीख के बाद वो दोबारा इस प्रदेश के मुखिया बने। अच्छी बात है, बड़े नेता है, सम्मानित नेता है, जनाधार के नेता है, ज़मीनी नेता है, उनके आने से फ़ायदा होगा। और वो क्यों आए? क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत प्रताड़ित किया गया है, फर्जी मुकदमों में फंसा गया है। और अब बात जापान में सुनामी अलर्ट की। न्यूजीलैंड के नजदीक टोंगा के पास प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी फट गया, जिससे टोंगा में सुनामी आ गई है। इसके साथ ही जापान के मौसम विभाग की ओर से देश में सुनामी आने की जानकारी दी गई है। जापान में 3 फीट की ऊंचे वाली लहरें आने की संभावना जताई गई है। वहीं रूस में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। टोंगा के तटवर्ती इलाकों में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और लोग बचने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ चले गए हैं। समुद्र की विशाल लहरें हवाई, अलास्का और अमेरिकी प्रशांत तट की तरफ भी बढ़ रही है, जिसे देखते हुए इन क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। और अब खबर अमेरिका के टेक्सास से, जहां यहूदियों के एक प्रार्थना स्थल यानी कि सिनेगॉग में हमला हुआ है। शुरुआती जांच में यह आतंकी हमला लग रहा है। हमलावरों ने 4 लोगों को बंधक बना लिया है, लेकिन टेक्सास पुलिस ने एक्शन लेते हुए हमलावर को मार गिराया है और 4 बंधक को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बंधक बनाने वाले बंदूकधारी की पहचान मोहम्मद सिद्दीकी के तौर पर हुई है। बड़ी खबर तो यह है कि बंधक बनाने वाले शख्स ने
पाकिस्तानी वैज्ञानिक और आतंकी हाफिया सिद्दीकी की रिहाई की मांग की थी। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाए गए हरमनजोत सिंह के साथ बातचीत की। आइए एक नजर उस पर। यंग जीनियस के इस सफर में हम कई सारे बच्चों से मिले। हर बच्चा अपने आप में नायाब था, लेकिन एक हैं जो कि सच में दिल को भा गए। आइए बात करते हैं हरमनजोत सिंह से। हरमनजोत नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन एक बात बताइए, आपको कैसा लगा यंग जीनियस में आकर? सर ये मेरे लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि मैं आप जैसे फेमस पर्सनालिटी जैसे आनंद सर, लवलीना मैम, RSOD सर, उनसे इंटरेक्ट कर पाया, उनसे रूबरू हो पाया। पर एक बात बताइए हरमनजोत, जब लवलीना जी आपका ऐप देख रही थी तो आपको कैसा लग रहा था? सर वो मेरे लिए एक ऑनर की बात थी कि उन्होंने मेरा ऐप खुद अपने फोन पे पहले इंस्टॉल किया और फिर उसको यूज भी किया। तो शूट के दौरान आपको क्या अच्छा लगा? सर सबसे पहले तो शूट से पहले जब हम बॉम्बे पहुंचे उसके नेक्स्ट डे हमारा शूट था और पहली बार मैं एक वैनिटी वैन को एक्सपीरियंस कर पाया। जो मैं हमेशा सेलिब्रिटीज को देखता था कि वो इतनी बड़ी बड़ी वैनिटी वैन्स में बैठते हैं, इतना बड़ा सेट देखा, इतना बड़ा शो के लिए जो सेट देखा, उससे तो मेरी आंखें एकदम अजीब सी हो गई कि ये कैसी नई दुनिया है और काफी अच्छा लगा शो पे आके। ओके हैरी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट हरमनजोत। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।